नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल रियल तरुण। दोस्तों, ज़िंदगी में कई घटनाएं ऐसी होती हैं कि जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देती हैं, आपकी रूह तक कांप जाती हैं। ऐसी एक घटना देश में हुई जिससे मैं निजी तौर पे अपने आप को जुड़ा महसूस करता हूं। छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े पत्रकार थे, लोकल पत्रकार थे, बहुत बड़े तो क्या थे लेकिन लोकल पत्रकार थे, और अपनी पत्रकारिता का जो उनका जो ढंग था उसकी वजह से वो बहुत बड़े थे, महान थे। नाम है उनका मुकेश चंद्राकर। कुछ दिन पहले 1 जनवरी की शाम को वो अचानक अपने घर से बिना बताए निकले और 2 दिन बाद उनकी जो लाश है वो उनके घर से कुछ ही दूरी पे एक स्थानीय ठेकेदार के घर में मिली। उस व्यक्ति ने उसकी हत्या करके, पत्रकार महोदय की, और उनकी जो डेड बॉडी है उसको एक सेप्टिक टैंक में डाल दिया और ऊपर से उसका सेप्टिक टैंक के ऊपर उसने प्लास्टर कर दिया। अब चूंकि पुलिस को लास्ट लोकेशन मिल नहीं रही थी, ढूंढते ढूंढते उनको लोकेशन कहाँ मिली? उस सेप्टिक टैंक के पास। जब पुलिस ने उस सेप्टिक टैंक को खोदा तो वहाँ मुकेश चंद्राकर जी की डेड बॉडी मिली। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि उनके सर पे 15 चोटें थीं, 15 फ्रैक्चर के थे और लीवर के भी टुकड़े हो गए थे। यानी मतलब वहशीपने की जो है ना, सारी हदें पार कर दी गई उस पत्रकार को मारने के लिए। 32 वर्ष उम्र थी उनकी। मुझे इतना बुरा इसलिए लगा क्योंकि पिछले शायद 1 या 1.5 महीने पहले मैं ऐसे यूट्यूब देख रहा था तो मैंने उस नौजवान और जाबाज पत्रकार की पत्रकारिता देखी, रिपोर्टिंग देखी। मैंने कहा यार ये बंदा कौन है? बस्तर जंक्शन नाम से उनका एक चैनल है और उस चैनल पे उनके करीब 1.5 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। और मैंने वहाँ जब उनकी रिपोर्टिंग करने का तरीका देखा तो बिल्कुल वो ज़मीन से जुड़ी हुई रिपोर्टिंग कर रहे थे। संभवतः एक उनकी मैंने 10 मिनट 15 मिनट की न्यूज़ देखी थी, क्लिप देखी, जिसमें वो बस्तर के घने जंगल में जाकर माओवादियों के कैंप में जाकर माओवादियों का इंटरव्यू ले रहे थे। माओवादी अपनी जिंदगी जंगलों में कैसे गुजारते हैं, किस तरह के तंबू में रहते हैं, आज मैं माओवादियों का तंबू दिखाऊंगा। तरफ देखिए, अपनी भूख मिटा रहे हैं कार्यक्रम के दौरान 12 से 1 बजे के बीच। मुझको देखकर हंसने लगे, ठीक है, आप अपना मुंह छुपा लीजिए। दरअसल सुरक्षागत कारणों से ये अपना चेहरा छुपा रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि एसी रूम में बैठकर पत्रकारिता जो आजकल के ज़माने में हो रही है उसके लिए कितनी नई चीज़ है। फिर मैंने उनकी एक और रिपोर्टिंग देखी जहां वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक जनता अदालत मैंने देखी कि नक्सली किस तरीके से अदालत लगाते हैं, और उस अदालत में एक छत्तीसगढ़ पुलिस का जवान जो है वो अपहरण कर ले आए थे उसको, और उस जवान के बारे में जनता अदालत लगाकर फैसला लिया जा रहा था कि क्या इस जवान को छोड़ा जाए या मौत की घाट उतार दिया जाए। माओवादियों का जन अदालत कैसे होगा बताऊंगा आज की इस रिपोर्ट में। पीएलसी टीम ने कब्जा में लिया और इनसे पूछताछ किया गया, इन्हें जन अदालत में पेश किया गया। तो न्याय व्यवस्था जो नक्सलियों की किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से उनका जनता कोर्ट लगता है, ये मैंने ज़िंदगी में पहली बार इस पत्रकार महोदय की पत्रकारिता के थ्रू देखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर मैंने जो है उनकी एक रिपोर्ट और देखी जिसमें वो ग्रामीणों ने जाकर डीएम ऑफिस के आगे घेराव कर रखा था। डीएम ऑफिस की ओर ग्रामीण जा रहे थे, नक्सली क्षेत्र बस्तर के कुछ ग्रामीण बेचारे जा रहे थे, आदिवासी। डीएम ऑफिस के रास्ते में उन्हें रोक लिया गया तो वहाँ पर बैठ के वो धरना प्रदर्शन करने लगे कि एक बच्ची की हत्या हुई है, सरकार कह रही है कि माओवादियों ने मारा है, माओवादी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इस बच्ची की हत्या में हमारा कोई दोष नहीं है, सरकारी जवानों ने मारा है। तो ये रिपोर्ट मैं देख रहा था। पर गोलियों से भूनकर मार दिया गया। और इसके साथ ही अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हो, सरकार से क्या चाहते हो? हम सरकार से नौकरी से हटाने चाहते हैं। किसको? पुलिस को, जो मारा है उसको नौकरी से हटाने चाहते हैं। मुझे लगा कितना दिलेर बंदा है ये। और जब सडनली मैंने उसकी जो परसों न्यूज़ देखी 3-4 दिन पहले, और जब मैंने उसकी फ़ोटो न्यूज़ में देख रहा था, समझ रहा था, सुन रहा था, लेकिन मुझे फ़ोटो नहीं दिख रही थी। तो कल मैंने अजीत अंजुम की रिपोर्ट देखी तो मैंने जब उसकी फ़ोटो देखी मैंने कहा यार इस बंदे को तो मैंने देखा है भी 10 दिन पहले ही, 15 दिन पहले ही। तो समझ लीजिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करना कितना ख़तरनाक है। वो व्यक्ति जो है उसकी गलती सिर्फ इतनी थी, उस 32 साल के नौजवान की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो स्थानीय भ्रष्टाचार के ऊपर उसने कुछ बोला होगा कि भाई यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। एक सड़क के ऊपर जो है उन्होंने एक रिपोर्टिंग की थी। इतनी जो है मुझको बताया गया कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं 1 साल पहले बनाना भैया, नागेश भैया, 1 साल पहले इस सड़क का निर्माण कार्य हुआ और यहाँ पे एक पुलिये का निर्माण होना चाहिए था कायदे से। करीब 3 मीटर लंबे पुल की आवश्यकता है यहाँ पे, और पीएमजीएसवाई विभाग ने यहाँ पे ह्यूम पाइप लगवा दिया। बारिश हुई, बह गया पूरा का पूरा मुरुम मिट्टी। अब लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यकीन मानिएगा
जब आप इसका एस्टिमेट देखेंगे तो तय मानिएगा कि यहाँ 3 मीटर पक्के पुल का निर्माण हो चुका होगा दस्तावेजों में, और उसका पूरा आहरण भुगतान हो चुका है। इस तरह की लापरवाहियां की जाती हैं। ठेकेदार के साथ सांठ-गांठ करके इंजीनियर, एसडीओ, ई तक इसमें सीधे तौर पे संलिप्त रहते हैं, शामिल रहते हैं, और इस तरह के भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं, अपनी तिजोरी भरते हैं। जो ठेकेदार था, जो कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एससी मोर्चे का उपाध्यक्ष भी रह चुका है, उस ठेकेदार को ये ठेका मिला था कांग्रेस गवर्नमेंट में। और कांग्रेस गवर्नमेंट में जब ये ठेका मिला तो बीजेपी गवर्नमेंट भी कम नहीं थी, उन्होंने इस सड़क का 90% जो भुगतान है वो एडवांस में कर दिया। और सड़क जो है 125 करोड़ की सड़क थी, लेकिन जो सड़क बनी वो बिल्कुल ही लो क्वालिटी की थी, और बल्कि आधी बनी और आधी नहीं बनी। ये इसी सड़क के अंदर जो घोटाला हुआ था, इसी के ऊपर चंद्राकर जी रिपोर्ट कर रहे थे, और जिससे संभवतः जो स्थानीय गुंडा था, जो ठेकेदार था, वो चिढ़ा हुआ था, और उसने जो है इनके ऊपर एक प्रकार से प्लानिंग बैठाई और इनकी जो है हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी। हमारा देश बोल के लब आज़ाद है वाले सिद्धांत पर चलने वाला देश है। लाखों करोड़ों की आबादी के अंदर हम लोगों को इस बात का हमेशा गुमान रहता है कि हम अपनी बात स्वतंत्र तरीके से कह सकते हैं, सरकार तक कह सकते हैं, हम सरकार के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, हम लोगों के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, और हमें बोलने की आज़ादी का हमारे जो राइट है उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्ट करेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्रेस की आज़ादी के जो कई इंडेक्स बनते हैं वर्ल्ड प्रेस फोरम के थ्रू, उसमें हमारा देश का जो प्रदर्शन है वो कई कम्युनिस्ट राष्ट्रों के मुकाबले भी गिरा हुआ है। यानी कि हमारे देश से अच्छी रैंकिंग उनकी है। कई मामलों में चाइना जो है ना, वो ज़्यादा ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करता है बनिस्बत हमारी डेमोक्रेसी के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि इस पत्रकार की जो हत्या हुई है वो एक समाज के ऊपर ज़ोरदार तमाचा है कि किस तरीके से ये नौजवान व्यक्ति जो है जंगलों में, सड़कों के ऊपर रहकर जो है पत्रकारिता करता था, क्योंकि इसके पास कोई संसाधन नहीं थे, ना कोई एसी रूम में बैठकर जो है बचर बचर बोलने वाली पॉलिटिक्स कर रहा था, ऐसा तो कुछ था नहीं, बिना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ था, जो सच था वो दिखाता था। इसका मरना इतना दुखदायक है, इसकी मौत जो है ना समाज को सोचने पे मजबूर करती है कि जहाँ से हमें फीडबैक मिल रहा है, न्यूज़ रूम के अंदर न्यूज़ कहाँ से आते हैं, स्थानीय पत्रकारों के माध्यम से, लोकल पत्रकारों के माध्यम से, उन पत्रकारों के माध्यम से जो कि सड़कों पर चलते हैं, गर्मी में अपना पसीना बहाते हैं, उनकी वजह से आता है। वो बताते हैं आके कि जो है कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है। जब ग्राउंड पे काम करने वाले लोगों की हम इस तरीके से निर्मम हत्या कर देंगे, उनकी साथ हुई निर्ममता के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो ये आप ध्यान रखिए कल को जो 0 डिग्री पे जो भ्रष्टाचार उत्पन्न है, व्याप्त है, उसको कोई देख नहीं पा रहा है, दिखाने वाले की आंखें हम फोड़ रहे हैं, दिखाने वाले, बोलने वाले के जवान हम काट रहे हैं, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये आग कल को हमारे तक भी पहुंचेगी। जब बोलने वालों के मुंह पे आप चेपी लगा देंगे, टेप लगा देंगे, तो फीडबैक मिलने की बात तो आप भूल जाइए। इस दिलेर पत्रकार को रियल तरुण की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि देना चाहूँगा मैं, और बोलना चाहूँगा कि हमें ऐसे हीरे की कदर करनी चाहिए। कल मैं अपने मैं कल शो करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के सामने वकील साहब के साथ बैठ के हम बात करेंगे कि ऐसे जो घटनाएं होती हैं उसमें कानून क्या रेमेडीज़ देता है, कानून क्या प्रोटेक्शन देता है। आज तक तो हमने यही देखा है, और मैं सुबह से न्यूज़ में देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि भाई कुछ दिनों में ये आरोपी छूट जाएंगे, बेल ले लेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो इन लोगों का तो हौसला बढ़ा हुआ है, ये कुछ भी करके निकल जाएंगे, बेल ले लेंगे। मैं इस पूरी वीडियो में जो है ना आपको 3-4 उसकी रिपोर्टिंग के क्लिप्स दिखाऊंगा कि कितना डाउन टू अर्थ बंदा था वो, किस तरीके से गलियों में, सड़कों में, कूचों में जाके वो रिपोर्टिंग करता था, किस तरीके से गुंडा और सरकार की नेक्सस को एक्सपोज करने पे लगा हुआ था। आप देखिए किस तरीके से वो एक सरकारी स्कूल में जाके दिखा रहा है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए आएंगे तब जब ये पानी उतरेगा। इतने लापरवाह, बेपरवाह सिस्टम हैं, और जिन लोगों से इन्होंने मिन्नतें लगाई होंगी, मुझे नहीं लगता कि उनके बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते होंगे या फिर ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते होंगे। किस तरीके से उसने अपने गांव के पुलिया के बारे में रिपोर्ट किया कि भाई देखो यहाँ पर लोगों ने क्या किया कि झूठ मूठ का एक पुल कागज़ पे बना दिया और पैसे ले लिए। तो इस तरीके के पत्रकारों को आप जब इस तरीके की रिपोर्टिंग को आप डिस्करेज करेंगे, इनकरेज करने की बात, तो क्या होगा, समाज में गुंडा राज बढ़ेगा। आज बीजापुर और बस्तर के इलाके से जो ये रिपोर्टिंग करने वाला पत्रकार है, आपने उसको मार दिया, लेकिन आप समझ रहे हैं कि उसकी मौत इस बिलीफ सिस्टम को डेवलप कर रही है कि भाई सरकार माफियाओं के साथ मिली हुई है। और जब ये बिलीफ सिस्टम चलेगा, जब ये सोच उत्पन्न होगी और फैलेगी फूलेगी, तो माओवादियों का जन्म होगा। माओवादी यही तो बोल रहे हैं कि सरकार पूंजीपतियों की जेब में है, तो उनके इस बोलने की बात को तो वजन मिला ना,
उस पत्रकार की मौत से कि भाई कुछ नहीं होगा, जिन्होंने चंद्राकर को मारा कल वो बेल पे छूट जाएंगे और फिर दोबारा से लूट खसोट में लग जाएंगे। तो माओवादी तो कह रहे हैं कि भाई हम तो जो बोल रहे हैं वो सही है कि पूंजीपति जो है वही सरकार चला रहे हैं, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। आम आदमी अगर बोलेगा तो मारा जाएगा, उसकी लाश जो है चील के हुए खाएंगे, उसे सेप्टिक टैंक में डाल दिया जाएगा। तो भाई अन्याय जो है ना वो रिवोल्ट को जन्म देता है। हमारी सरकार को भी समझना चाहिए, हमारी जनता को भी समझना चाहिए। मैं चंद्रकार जी के साथ अपने आप को एसोसिएट करता हूँ और मेरी उनकी जान पहचान तो कोई रही नहीं, लेकिन टीवी के माध्यम से मैं उन्हें 1 महीने से जानता हूँ। मैं सल्यूट करता हूँ और फिर दोबारा से मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके परिवार वालों को न्याय मिले। धन्यवाद।